पता है, जब मैं पहली बार फॉरेस्ट गंप देखने जा रहा था तब मुझे बहुत जोर की नींद आ रही थी। एंड इन केस तुम लोगों को मेरी प्रोग्रेस के सबसे बड़े दुश्मन के बारे में ना मालूम हो, देन आई मस्ट टेल यू कि मोदी जी मुझसे पहले देश के प्रधानमंत्री इसीलिए बन गए। नींद कम आती है ना उनको। मतलब एक तो मैं जन्मजात आलसी, ऊपर से फिल्म शुरू करते वक्त मुझे वो स्कूल से आने के बाद वाली नींद आ रही थी। जानते ही हो कितनी जहरीली होती है। मैंने सोचा थोड़ी देर में फिल्म बंद करके सो जाऊंगा, बट सारा इंटरेस्ट ऐसा आया कि करते करते पूरी ही देख डाली। एंड इट वॉज क्वाइट स्ट्रेंज, क्योंकि ना तो उस समय इतनी डीप फिल्म समझने की अकल थी और ना ही अमेरिका की हिस्ट्री का ज्ञान। कसम से बता रहा हूँ, पूरी फिल्म में बस एप्पल वाला रेफरेंस ही मुझे समझ आया था। बट इसके बावजूद इस फिल्म ने मुझे काफी इमोशनल किया। मगर अफसोस ये चीज मैं लाल सिंह चड्ढा के केस में नहीं कह सकता। एक फेमिलियर इंडियन इथॉस प्रोवाइड करने के बाद भी अनफॉर्चुनेटली ये फिल्म फॉरेस्ट गंप जितना इमोशनल इम्पैक्ट नहीं दे पाई। देखो, ये तो हम सबको ही नजर आ रहा था कि फिल्म में कुछ सही हो ना हो, आमिर खान की परफॉर्मेंस में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। एंड द रीजन ये गड़बड़ इतने डीपली महसूस होती है इस क्योंकि ये कहानी ही कुछ ऐसी थी जहां मेन लीड की परफॉर्मेंस काम बना या बिगाड़ सकती थी। सी फॉरेस्ट गंप या इवेंचुअली लाल सिंह चड्ढा एक बंच ऑफ इंसिडेंट्स का कलेक्शन है। ऐसी टाइप की स्टोरीज में मूवी किस डायरेक्शन में जा रही है या एक पर्टिकुलर सीक्वेंस अल्टीमेटली कहानी में क्या ऐड कर रहा है, ये परख पाना जरा मुश्किल होता है। आई मीन जनरली मूवीज बहुत ही स्ट्रीमलाइंड होती हैं। इसे गोल और कॉन्फ्लिक्ट के कॉन्सेप्ट से समझो। सी हर फिल्म में एक कैरेक्टर या कैरेक्टर्स का कोई ओवरऑल गोल होता है। उस गोल को अचीव करने के लिए उन्हें कुछ ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ते हैं। उन ऑब्स्टिकल से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। अरे 10 बार समझा चुका हूँ, अब तक तो समझ ही गए होगे। फॉर एग्जाम्पल, दंगल में बापू का गोल होता है देश के लिए गोल्ड मेडल लाना। थ्रू आउट द स्टोरी उन्हें इसी गोल को हासिल करने के लिए ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। सिमिलरली गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी सरदार खान का गोल रामाधीर सिंह को मारना होता है और यहाँ भी इस गोल को अचीव करने के लिए उसे ऑब्स्टिकल्स फेस करने पड़ते हैं, जिससे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। बट द डिफरेंस इज कि दंगल में जितने भी ये कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या सिंपली जितने भी सीक्वेंसेस होते हैं, वो फिल्म के ओवरऑल गोल से ज्यादा क्लोजली जुड़े होते हैं कंपेयर टू अ फिल्म लाइक वासेपुर। मतलब शुरुआत में महावीर के कैरेक्टर इंट्रोडक्शन से उसका गोल्ड मेडल जीतने का गोल सेटअप होता है, फिर उसे एक एवरेज इंडियन डैड का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल फेस करना पड़ता है। चोरी हुई है। बेटियों के पैदा होने की वजह से उसका गोल्ड जीतने का सपना टूट जाता है, बट फिर लड़कियों का पोटेंशियल समझने पे वो उनको रेसलिंग चैंपियनशिप्स के लिए ट्रेन करने में जुट जाता है। महावीर और उसकी बेटियों में ट्रेनिंग को लेकर अनबन होती है और फिर गलती रियलाइज होने के बाद वापस पूरा परिवार चैंपियनशिप जीतने में जुट जाता है। ऐसे ही पूरी फिल्म में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स और ऑब्स्टिकल से हमारे कैरेक्टर्स गुजरते हैं, वो सब गोल्ड मेडल जीतने के गोल से डायरेक्टली जुड़े होते हैं, चाहे वो कैरेक्टर्स के आपसी मतभेद ही क्यों ना हो। आई मीन बापू भी गीता से इसीलिए नाराज होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अपने गोल से भटक रही है, और गीता भी रेसलिंग में ईगो की वजह से अपने बापू से लड़ती है। यानी दंगल में गोल्ड मेडल जीतने का अल्टीमेट गोल ही सारे कॉन्फ्लिक्ट्स का एंड हेंस सारे सीक्वेंसेस का फोकल पॉइंट होता है, जिसकी वजह से फिल्म बहुत ही स्ट्रीमलाइंड यानी सुव्यवस्थित लगती है। आहा, मेरा मतलब है दंगल देखते वक्त हमें हर सीन में एक सेंस ऑफ डायरेक्शन फील होता है। दैट इज, एक पर्टिकुलर सीन में जो भी दिखाया जा रहा है उसका ओवरऑल गोल से क्या ताल्लुक है। जब गीता और बबीता ट्रेनिंग में अड़चने लाती हैं तो हमें मालूम होता है कि इससे फिल्म के अल्टीमेट गोल पे क्या असर पड़ेगा। जब गीता चैंपियनशिप पे चैंपियनशिप जीतती है तो हमें मालूम होता है कि वो गोल्ड मेडल के करीब पहुंच रही है। जब कोच की वजह से बाप बेटी में डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं तो हमें मालूम होता है कि गोल्ड मेडल लाने के गोल में एक और अड़चन आ गई है। और ये सब इसीलिए क्योंकि यहाँ फिल्म का प्लॉट ही मेन ड्राइविंग फोर्स होता है। हर सीक्वेंस की जड़ फिल्म के गोल से जुड़ी होती है। कट टू गैंग्स ऑफ वासेपुर, यहाँ भी सरदार के कैरेक्टर इंट्रोडक्शन के थ्रू कहानी का अल्टीमेट गोल सेटअप किया जाता है। बट इसके आने वाले सीक्वेंसेस में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाए जाते हैं वो सभी फिल्म के अल्टीमेट गोल से डायरेक्टली नहीं कनेक्टेड होते। फॉर एग्जाम्पल, सरदार का जेल वाला सीक्वेंस, दुर्गा और उसकी लव स्टोरी, कुरैशियों पे दबदबा बनाना, फैजल का बनारस जाना, दानिश और शमा परवीन का निकाह, इन सारे सीक्वेंसेस में रामाधीर को मारने का गोल फोकल पॉइंट नहीं होता। आई मीन सरदार और दुर्गा का रोमांस देखते टाइम हमें ये नहीं रियलाइज होता कि इसका रामाधीर को मारने से क्या ताल्लुक है। दानिश और शमा परवीन की लव स्टोरी के टाइम हमें नहीं समझ आता कि इसका ओवरऑल गोल पे क्या असर पड़ेगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ फिल्म के कैरेक्टर्स मेन ड्राइविंग फोर्स होते हैं। बहुत से सीक्वेंसेस की जड़ प्लॉट के बजाय कैरेक्टर से जुड़ी होती है। आई मीन खुद ही सोचो, नगमा का प्रेगनेंसी के समय सरदार की ठरक संभालना, सरदार और दानिश का फादर सन बॉन्ड, फैजल का नशेड़ी बचपन, उसका बनारस का सफर, उसका रोमांस, ये सब सीक्वेंसेस प्लॉट के एंड गोल की तरफ बढ़ने से ज्यादा कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर करने के लिए बने हैं ना। इन सब सीक्वेंसेस का रामाधीर को मारने से कोई कनेक्शन नहीं है। इट्स जस्ट दैट इनसे हमारे कैरेक्टर्स और उनकी दुनिया और उभर के आती है। एंड दैट्स व्हाई कहानी में ऐसे सीक्वेंसेस रखने पर बहुत ज्यादा रिस्क होता है कि ऑडियंसेस इन सीक्वेंसेस में डायरेक्शनलेस और लॉस्ट फील करेगी कि आखिर कहानी जा किधर रही है। एट द सेम टाइम अगर उन सीक्वेंसेस की बात करें जो अल्टीमेटली आगे चल के फिल्म के मेन गोल या मेन प्लॉट से कनेक्ट होते भी हैं, तो उन सीक्वेंसेस में भी ऑडियंस के डायरेक्शनलेस फील करने के रिस्क होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रामाधीर से बदला लेने का ऐलान करने के बाद कहानी का फोकस सरदार के अफेयर
और उसके वासेपुर पे दबदबा बनाने पे चला जाता है। ऑल्दो अल्टीमेटली सरदार की इन्हीं दोनों हरकतों से जन्मे दुश्मन ही उसकी और उसके बेटे की मौत का कारण बनते हैं, बट स्टिल क्योंकि ये कनेक्शन दोनों फिल्मों के क्लाइमैक्स तक आते आते होता है, इसलिए इन सीक्वेंसेस के दौरान भी ऑडियंस का लॉस्ट या डायरेक्शनलेस फील करना इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी। पर भाई वासेपुर तो 2 पार्ट्स में है और आखिर है भी तो पैरेलल सिनेमा ना। चलो ठीक है, मुन्ना भाई एमबीबीएस का एग्जांपल ले लो। आई मीन हीरो को मोटिवेट करने वाला सीक्वेंस मुन्ना के डॉक्टर बनने के गोल से किसी एंगल से नहीं कनेक्टेड था। इट्स जस्ट दैट इस सीक्वेंस से मुन्ना का कैरेक्टर और लवेबल लगने लगता है। एट द सेम टाइम अगर बाकी सीक्वेंसेस की बात करें जहां मुन्ना दूसरे कैरेक्टर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, उनकी तरफ एम्पैथी दिखाता है, तो जी हाँ, वो सीक्वेंसेस मेन गोल से कनेक्टेड होते हैं। आई मीन एंड में डॉक्टर अस्थाना मुन्ना को हॉस्पिटल से सिर्फ इन्हीं सपोर्टिंग कैरेक्टर्स के कारण ही नहीं निकाल पाता। बट एज आई सेड, क्योंकि ये कनेक्शन क्लाइमैक्स तक आते आते होता है, इसलिए इन सीक्वेंसेस के दौरान भी ऑडियंस का लॉस्ट या डायरेक्शनलेस फील करना इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी। तो ओवरऑल तुम लोग समझ गए होगे कि जब भी कोई फिल्म एक बंच ऑफ इंसिडेंट्स का कलेक्शन होती है, तब क्योंकि हर सीक्वेंस फिल्म के मेन गोल से डायरेक्टली जुड़ा नहीं होता या फिर काफी बाद में जाके जुड़ता है, इसलिए ऐसे केसेस में ऑडियंस के डायरेक्शनलेस फील करने के काफी चांसेस होते हैं। तो ऐसी स्टोरीज में ऑडियंस को हुक कैसे रखा जाए? कैरेक्टर्स पे रिलाय करके। ऐसा कैरेक्टर या कैरेक्टर्स बना के जिससे ऑडियंस एंगेज्ड रहे, भले ही उसके एक्शंस मेन गोल से कनेक्टेड हो या ना हो। यानी ऑडियंस कैरेक्टर से इतनी ज्यादा हुक्ड हो कि उन्हें प्लॉट में एक सेंस ऑफ डायरेक्शन की कमी महसूस ही ना हो। यू नो, इट्स लाइक जब हम पीके को उसका अर्थ का एक्सपीरियंस बताते हुए सुनते हैं, फैजल को उसका एम्पायर एक्सपैंड करते हुए देखते हैं, रिजवान की यूएस में जर्नी विटनेस करते हैं। इन सब जगह हम कहानी से इसीलिए एंगेज रहते हैं क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर कनेक्शन की वजह से हमें ट्रस्ट होता है कि ये कैरेक्टर जहाँ भी जाएगा अपने आसपास के वर्ल्ड से इंटरैक्ट करके कुछ ना कुछ एंटरटेनिंग जरूर निकालेगा। एट द सेम टाइम ये बात भी अंडरस्टूड है कि एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर कनेक्शन बनाने के लिए एक अच्छी परफॉर्मेंस मैंडेटरी होती है। आई मीन वासेपुर भी इतनी एंगेजिंग अपने इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स और ताबड़तोड़ परफॉर्मेंसेस की वजह से ही तो है। तो अब फाइनली आते हैं लाल सिंह चड्ढा पे। ऑब्वियस सी बात है, ये भी एक बंच ऑफ इंसिडेंट्स वाली कहानी ही है, यानी यहाँ भी एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर कनेक्शन बहुत जरूरी था। यहाँ भी ये कनेक्शन परफॉर्मेंस पे काफी डिपेंडेंट था। बट द थिंग इज, लाल सिंह चड्ढा के केस में ये रिक्वायरमेंट्स एक लेवल और बढ़ जाती हैं, क्योंकि इस कहानी में हमारे प्रोटैगनिस्ट का कोई मेन गोल है ही नहीं। आई मीन चाहे फॉरेस्ट हो या लाल, ये दोनों बस अपनी जिंदगी के किस्से एक एक करके सुनाते रहते हैं। इन किस्सों को सुनाने का कोई रीजन नहीं होता। मतलब पीके के केस में हमारे पास रिमोट कंट्रोल खोजने का गोल होता है, माय नेम इज खान में प्रेसिडेंट से मिलने का, 3 इडियट्स में रैंचो को ढूंढने का। दैट इज जहाँ एक तरफ इन फिल्मों में मेन गोल से डिस्कनेक्टेड सीक्वेंसेस कहानी का सिर्फ एक हिस्सा थे, वहीं दूसरी तरफ क्योंकि फॉरेस्ट गंप और लाल सिंह चड्ढा में मेन गोल होता ही नहीं है, इसलिए ऑलमोस्ट सभी सीक्वेंसेस के डायरेक्शनलेस फील करने के काफी ज्यादा चांसेस थे। यानी यहाँ रिस्क और भी ज्यादा हाई था। पर भाई लाल का तो रूपा से मिलने का गोल होता है ना? नहीं, पहली बात तो ये कि लाल रूपा से मिलने जा रहा है, इसकी इन्फॉर्मेशन हमें फिल्म में काफी आगे चल के मिलती है। एंड दूसरी बात, बिना ऑब्स्टिकल के कोई गोल नहीं होता, एंड दैट्स वाई लाल के रूपा से मिलने को हम उसका गोल नहीं कहेंगे, क्योंकि उसके लिए लाल को कोई ऑब्स्टिकल फेस नहीं करना पड़ता। आई मीन इट्स लाइक अगर 3 इडियट्स में फरहान और राजू को रैंचो के स्कूल की एग्जैक्ट लोकेशन शुरुआत से ही पता होती एंड वो लोग बिना किसी मिस डायरेक्शन के डायरेक्टली उस जगह जाते, तो इन दैट केस लद्दाख जाना उनका गोल नहीं बल्कि बस एक हैपनिंग होती। जस्ट लाइक भाग मिल्खा भाग, जहाँ वाधवा साहब मिल्खा सिंह जी की कहानी सुनते सुनते उनसे मिलने जाते हैं। सिमिलरली लाल सिंह चड्ढा में भी रूपा से मिलना कहानी की बस एक हैपनिंग होती है, कोई गोल शोल नहीं। हेंस वी कैन कंक्लूड कि दोनों कहानियों में कैरेक्टर्स का बाकी बंच ऑफ इंसिडेंट्स वाली फिल्मों की तरह कोई ओवरऑल गोल या पर्पस नहीं है। लाल सिंह चड्ढा और फॉरेस्ट गंप दोनों ही कैरेक्टर्स कहानी में कुछ भी एक्टिवली नहीं परस्यू करते, उनके साथ चीजें अपने आप होती रहती हैं और वो उन चीजों पे सिर्फ रिएक्ट करते हैं। सी फॉरेस्ट गंप वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टोरीज ऑफ ऑल टाइम इसीलिए है क्योंकि इसकी स्टोरी टेलिंग जनरल फिल्मों से काफी अलग है। आई मीन यूजुअली पहले हमें कैरेक्टर का कोई गोल या पर्पस प्रेजेंट किया जाता है, फिर उस गोल को परस्यू करने की जर्नी में कहानी का मेन थीम कम्युनिकेट होता है। बट फॉरेस्ट गंप के केस में हमें विदाउट एनी पर्पस बस एक इंसान के कुछ एक्सपीरियंसेस नरेट किए जाते हैं एंड फिर एंड में बेस्ड ऑन दोज एक्सपीरियंसेस कहानी का मेन थीम रिफ्लेक्ट होता है। वैसे तो ये फिल्म इतनी डीप है कि इसमें बहुत सारे थीम्स और आइडिया समाये हुए हैं, बट कहानी का वन ऑफ द मेन थीम यही है कि जिंदगी में बिना किसी पर्पस के चलने वाला इंसान भी आसमान की बुलंदियों को छू सकता है अगर वो बिना आगे पीछे का सोचे सिर्फ अपना प्रेजेंट काम मन लगा के करे। अरे बेसिकली हमारी भगवत गीता का कर्म करो फल की चिंता मत करो वाला ज्ञान। एंड दैट्स वाई हमारे प्रोटैगनिस्ट को कोई गोल नहीं दिया जाता ताकि उसकी सक्सेस का रीजन हम सिर्फ उसकी एकाग्रता और परसिस्टेंस से जोड़ पाए, ना कि उसकी एम्बिशियसनेस से। इनफैक्ट फिल्म में जितने भी एम्बिशियस कैरेक्टर्स होते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के गोल सेट करके रखे थे, जो जानते थे कि उन्हें जिंदगी में एग्जैक्टली क्या करना और क्या बनना है, वो सभी या तो अपनी लाइफ में फेल हो जाते हैं या अपनी जान गंवा देते हैं। चाहे वो बाबा हो, लेफ्टिनेंट डैन या इवन जेनी।
उल्टा इन सबकी डिजायर्स बिना किसी एम वाला फॉरेस्ट पूरा करता है, चाहे वो एक सक्सेसफुल कंपनी बनाना हो, मिलिट्री ऑनर्स पाना हो या फेमस बनना हो। फिल्म यही थॉट कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है कि कई बार हमें जिंदगी में अपने इरादों से कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिंदगी हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चल सकती। एट द सेम टाइम कहानी ये भी कहती है कि जिंदगी में सभी कुछ रैंडमली नहीं होता। फॉरेस्ट को इतनी सक्सेस रैंडमली मिलते देख फर्स्ट ग्लांस में हमें यही लगता है कि ये सब किस्मत का खेल है, बट एक्चुअली में फिल्म हमसे ये कहना चाहती है कि क्योंकि फॉरेस्ट ने अपने लिए कोई सेट बात या एम्बिशन नहीं सोच रखा था, इसलिए जिंदगी जो कुछ भी ऑफर कर रही थी, जो कुछ भी उसके रास्ते आ रहा था, वो उन सभी चीजों के टुवर्ड्स ओपन था। टेक्निकली देखा जाए तो चाहे वो आर्मी में एक्सेल करना हो, चाहे वर्ल्ड क्लास पिंग पोंग प्लेयर बनना या सक्सेसफुल श्रिम्पिंग बिजनेस खोलना, तीनों एज ऑप्शंस फॉरेस्ट के सामने रैंडमली ही आए थे। Have you given any thought to your future? Good catch, Gump. You know how to play this? I got a very important question to ask you. How would you like to go into the shrimping business with me? बट क्योंकि उसने इन चीजों को अपना एम ना मानकर खारिज नहीं किया और इन तीनों डायरेक्शंस में मन लगा के बस काम करता गया, इसीलिए वो इतना सक्सेसफुल बन पाया। और आखिर यही चीज तो हम सब अक्सर नहीं समझ पाते। अपने गोल्स और एम्बिशंस में गुम होके हम ये भूल जाते हैं कि हमारे आसपास भी कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। हमारे आसपास जो कुछ हो रहा होता है वही तो जिंदगी होती है। अब जरा सोचो, अगर इन तीनों में से कोई भी फील्ड फॉरेस्ट का गोल बताई जाती कि वो हमेशा से ही इनमें से कुछ बनना चाहता था, तो क्या ये रैंडमनेस में अपॉर्चुनिटी ढूंढने वाला थीम कम्युनिकेट हो पाता? नहीं ना। दैट्स द रीजन इस फिल्म में प्रोटैगनिस्ट का कोई गोल ना होना इतना जरूरी था। बट उससे भी ज्यादा जरूरी था इस बिना गोल वाले प्रोटैगनिस्ट को ऑडियंस से कनेक्ट करना। एंड जैसा मैंने पहले भी कहा, ये कनेक्शन परफॉर्मेंस पे बहुत हेवीली डिपेंडेंट था। सर आजकल अपने वीडियोस में मैं कुछ ज्यादा ही इधर उधर नहीं चला जा रहा। फाइनली अब हम फिल्म की परफॉर्मेंस पे आते हैं और ये देखते हैं कि कैसे ये परफॉर्मेंस फॉरेस्ट गम जैसी कहानी को मिले गलत ट्रीटमेंट का वन ऑफ द मेजर इंडिकेटर है। सी हर कैरेक्टर का कोई ना कोई चार्म होता है जो परफॉर्मेंस के थ्रू स्क्रीन पर कम्युनिकेट किया जाता है। स्पेशली ऐसी बंच ऑफ इंसिडेंट्स वाली जर्नीज में प्रोटैगनिस्ट का एक पर्टिकुलर चार्म होना बहुत जरूरी है। इन जर्नीज में यही दिखाया जाता है ना कि कैसे हमारा प्रोटैगनिस्ट अपने आसपास की सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑडियंस को ये इन्फ्लुएंस जेन्युइनली तभी फील होगा अगर उन्हें भी लगे कि हाँ भाई, बंदे में कुछ तो अलग बात है। यानी इट्स हाईली नेसेसरी कि हमारा प्रोटैगनिस्ट इन स्टोरीज में ऑर्डिनरी लोगों से हटके लगे, स्टैंड आउट करे, अट्रैक्टिव लगे। और ये अट्रैक्टिवनेस कैरेक्टर की चार्मिंग क्वालिटी से ही उभरती है। फॉरेस्ट गंप में एरिक रॉथ के डायलॉग्स और टॉम हैंक्स की डिलीवरी कैरेक्टर की एक सैटिरिकल यानी हास्य व्यंग्य वाली वैल्यू प्रोजेक्ट कर रहे थे। टॉम हैंक्स की परफॉर्मेंस के कारण फॉरेस्ट हमें बाकियों से थोड़ा अलग तो नजर आ रहा था, बट एट द सेम टाइम यही परफॉर्मेंस थ्रू आउट द फिल्म बहुत से फनी और सैटिरिकल मोमेंट्स को जन्म भी दे रही थी। लाल सिंह चड्ढा में आमिर खान की परफॉर्मेंस इसी सैटिरिकल वैल्यू को अच्छे से ट्रांसलेट नहीं कर पाई। अगर दोनों फिल्मों के कुछ कॉमन मोमेंट्स को देखो तो बात और क्लियर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल लेफ्टिनेंट डैन से रियूनियन वाला मोमेंट। Lieutenant Dan, what are you doing here? Well, thought I'd try out my sea legs. Well, you ain't got no legs, Lieutenant Dan. Yes, I know that. भाजी ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ सोचा थोड़ी सिलाई मशीन चला लो। ਪਰ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। पता है मुझे बेवकूफ। हम क्लियरली देख सकते हैं कि फॉरेस्ट के केस में वो डायलॉग ऐसे बोलता है जैसे उसे मालूम ही नहीं कि वो कितनी टैबू चीज बोल रहा है। वहीं दूसरी तरफ लाल को इस टैबूनेस का अंदाजा होता है, इस वजह से इट फील्स लाइक दैट ही इज मेकिंग श्योर कि सामने वाले को बात का बुरा ना लगे। द थिंग इज कि टॉम हैंक्स की परफॉर्मेंस में ये रिजिडनेस ही फॉरेस्ट के चार्म का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन होती है। जिस हिसाब से टॉम हैंक्स एक स्ट्रेट फेस रख के रोबोटिक्स की डायलॉग डिलीवरी करते हैं, उसी से इस कैरेक्टर के कई चार्मिंग मोमेंट्स निकल के आते हैं। एंड द रीजन परफॉर्मेंस का ये एट्रीब्यूट वर्क करता है इस क्योंकि फॉरेस्ट का पूरा चार्म इसी फैक्ट पे डिपेंडेंट है दैट ही इज अनअवेयर। फॉर एग्जाम्पल कि कैसे कुछ चीजें डायरेक्टली कह देने से सामने वाले को बुरी लग सकती हैं, जैसा हमने लेफ्टिनेंट डैन के केस में देखा। या फिर इस केस में भी देखो तो फॉरेस्ट का जेनी की इंटेलिजेंस अंडर एस्टिमेट करना एक ड्रामेटिक सीन के बीच ह्यूमर स्पार्क करता है। So bye-bye, Jenny. They sending me to Vietnam. It's this whole other country. एट द सेम टाइम फॉरेस्ट की डायलॉग डिलीवरी में उसके दुनियादारी से अनजान होने का ट्रेड भी काफी चार्मिंग तरीके से उभर के आता है। फॉर एग्जाम्पल इस सीन में एक बंदा बड़े घमंड से बोलता है कि कुछ ब्लैक स्टूडेंट्स हमारे साथ स्कूल जाना चाहते हैं, बट यहाँ इस पर फॉरेस्ट का रिप्लाई देखो। Not raccoons, you idiot niggas. And they want to go to school with us. With us? They do?
स्मार्ट डायलॉग डिलीवरी की वजह से यहाँ हमारी एक्सपेक्टेशन सबवर्ट कर दी जाती हैं। ऐसा साउंड करता है कि फॉरेस्ट बाकी दुनिया की तरह उन ब्लैक स्टूडेंट्स को नहीं बल्कि अपनी कम्युनिटी को नीची नजरों से देख रहा है कि आखिर हम में ऐसी क्या खास बात है। पर भाई ये सीन तो लाल सिंह चड्ढा में था ही नहीं। अच्छा ठीक है, एक ऐसे सीन को लेते हैं जो दोनों फिल्मों में है और जिसकी सैटिरिकल वैल्यू परफॉर्मेंस से आती है। पहले फॉरेस्ट गम का केस देखो। Have you found Jesus yet, Dum? I didn't know I was supposed to be looking for him, sir. अब लाल सिंह चड्ढा का देखो। I mean, लाल सिंह चड्ढा का केस देखो। मैंने तुम्हें कभी इबादत करते नहीं देखा, पूजा पाठ कुछ नहीं। क्यों? वो मेरी मम्मी कहती है कि मजहब से कदी कदी मलेरिया फैलता है। और रब तो हमारे अंदर है जी। मम्मी दे अंदर, मेरे अंदर, ਤੁਹਾਡੇ अंदर। यूसी यहाँ फॉरेस्ट को मालूम ही नहीं होता कि वो कितनी बड़ी बात कह रहा है। दैट इज जो उसकी अनअवेयरनेस होती है, वही इस मोमेंट को चार्मिंग बनाती है। वहीं दूसरी तरफ लाल इसी कॉन्सेप्ट को इस तरीके से डिलीवर करता है कि मानो कोई कॉन्शियसली ज्ञान दे रहा हो, यानी जो सैटिरिकल वैल्यू फॉरेस्ट के केस में थी वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। वैसे इस सीन में परफॉर्मेंस के अलावा डायरेक्शन का भी फॉल्ट है, बट उसे हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ऑनेस्टली बताओ तो इस वीडियो में मेन प्रॉब्लम का बहुत थोड़ा सा ही हिस्सा डिस्कस हो पाया है। लग रहा है कुछ ज्यादा ही डिटेल में घुस गया, पर क्या करें यार, ये कहानी कुछ ऐसी है। पेट पले ही पर जावे, मन नहीं पड़ता।